आप खुद मास्क पहने हैं। देखिए भाई, प्रेस के साथी लोग, हम लोग पूरा सीमांचल और पूरे बिहार की तरफ से जनाबे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का इस्तकबाल करते हैं। और चूँकि जनाब वाला का एक ख़ास फंक्शन में आने का इत्तेफाक हुआ, ऐसे मौके से मैंने ज़रूरी समझा बिहार में एमआईएम के खादिम होने के नतीजे से कि मैं प्रेस से सर को रूबरू कराऊं और आप लोगों का जो तकाजा रहता है अक्सर कि आएँ तो बात कराएं, तो समझा कि इज्तिमाई तौर पर आप लोगों से बात हो जाए। मैं इस वक्त हमारे लिए ये खुशी की बात है कि एमआईएम जो बिहार में इलेक्शन लड़ी और 5 नशिस्तों पर कामयाब हुई है, ये पहला मौका है जब हमारे कौमी सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन साहब हमारे दरमियान में तशरीफ़ लाए हैं। और इस दरमियान में एमआईएम ने बिहार के उस इलाके को जिसे हम सीमांचल के नाम से जानते हैं, सीमांचल के पिछड़ेपन के निदान के लिए जो कोशिश की है और 5 अरकान असम्बली में जिस मजबूती के साथ सीमांचल के मसाइल को उठाया है, ये मौका था कि हम उसका तस्करा करते। हम लोगों ने 5 लोगों ने सीमांचल के मुद्दों को उठाया, वहाँ के पिछड़ेपन, वहाँ के डेवलपमेंट की बात कही है। साथ ही सीमांचल में वहाँ सैलाब, कटाव, नदियों पर पुल, महानंदा पर पुल की तामीर, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के कैंपस, पूर्णिया को उपराजधानी, पूर्णिया में एयरपोर्ट, पूर्णिया में हाईकोर्ट के बेंच, इन तमाम तर मसाइल को हम लोगों ने मजबूती से असम्बली में उठाया है, जिसके गवाह आप भी होंगे। साथ ही इस वक्त एक बात देखी जा रही है कि बिहार में बहुत सारी सेकुलर पार्टियां हैं, वह अक़लियतों के हवाले से बात करने से डरती, सहमती और घबराती रही हैं। ऐसे वक्त में एमआईएम ने इस कमी को पूरा किया है और बिहार में खासकर अक़लियतों और दलितों के मुद्दों को बहुत ही मजबूती और तवानाई से उठाया है। चाहे उर्दू के मसाइल हो, वक्फ बोर्ड का मसला हो, इन तमाम तर मसलों पर एमआईएम ने बड़ी मजबूती से, हमारे 5 एमएलए ने मिलकर हम लोगों ने काम किया है। साथ ही आप देखेंगे कि बिहार में कई जगह फ़िरकावाराना कशीदगी की फ़ज़ा पैदा हुई। वैशाली में गुलनाज को जलाया गया और वो सिसक कर दम तोड़ दी, लेकिन असम्बली में किसी पार्टी ने, जो लोग अक़लियतों की मसीहाई की बात करते हैं, किसी ने आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं की। एमआईएम ने उसकी खबरगिरी भी की और सरकार के सामने में उसकी जिल्लत भरी मौत की दास्तान भी सुनाई। साथ ही आपने ये भी देखा होगा कि पिछले दिनों समस्तीपुर में सनोबर के साथ भी वो सलूक किया गया, मॉब लिंचिंग हुई, और उसके खिलाफ भी मैं समझता हूँ कि एमआईएम ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपने जिम्मेदारी को अदा किया है। तो ये कोशिश हमारी चल रही है कि बिहार के किसी भी हिस्से में दलितों पर, अक़लियतों पर, किसी जाति पर जुल्म हो, हम लोग इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। अभी गुज़िश्ता 23 तारीख को जनाब वज़ीर आला के क़यादत में माननीय मुख्यमंत्री के साथ ऑल पार्टीज़ डेलीगेशन में हम लोग को जाने का इत्तेफाक हुआ और वहाँ पर पिछड़ों की अलग से गणना हो, उसकी वकालत बिहार ने पूरे देश में सबसे पहले मजबूती से की है। उसमें एमआईएम की तरफ से शामिल होने का मौका मिला। हम लोगों ने भी इसकी पूरी वकालत की है कि सिर्फ किसी धर्म विशेष का नहीं, बल्कि धर्म आधारित ये देश है और सारे धर्मों में अगड़ी और पिछड़ी जातियां हैं, इसलिए तमाम तर धर्मों के पिछड़ी जातियों की गिनती इलादा से हो, इसकी हम लोगों ने वहाँ वज़ीर आज़म के सामने भी वकालत की है। दूसरी बात, एक मौका मिला तो वहाँ भी वज़ीर आज़म को हम लोगों ने एक मेमोरेंडम अपनी पार्टी की तरफ से दिया है कि सीमांचल डेवलपमेंट काउंसिल बने, सीमांचल को अलग से डेवलपमेंट का फंड मिले, सीमांचल को वहाँ अलीगढ़ एएमयू के लिए पैसे मिलें, पूर्णिया में हाईकोर्ट का बेंच और एयरपोर्ट को जारी किया जाए। ये सारी वकालत हम लोगों ने बहुत मजबूती से की है। साथ ही एमआईएम के जीतने के बाद उस इलाके के सैलाब, कटाव और जो लोग विस्थापित हुए हैं, हज़ारों लोग वहाँ पर विस्थापित हुए हैं। घनी नदियाँ जो महानंदा, डोंक, मेची, कनकई, परमान हैं, वो चलती हैं, जो हिमालय के गोद से निकलती हैं, और लगभग 150 किलोमीटर के दायरे में जो नदियाँ बहती हैं, वो सीमांचल के कई प्रखंडों में 10 किलोमीटर में आकर समाहित हो जाती हैं, जिससे तकरीबन 2000 से ज़्यादा लोग विस्थापित हैं। और बिहार की आपदा न्यायमाली के अनुसार उन तमाम तर विस्थापितों को घर बनाने का पैसा मिलना चाहिए। 91,000, 95,000 ज़मीन का मुआवजा, मवेशी का मुआवजा,
वो नहीं मिल पा रहा है। तो उसके लिए भी अभी पार्टी ने बड़ी मजबूती से पांचों हम लोगों ने कोशिश की है। तो मैं समझता हूं कि उसकी वजह से उन विस्थापितों को 91 से लेकर 95 हज़ार रुपये तक मिलने का रास्ता आसान हुआ है। ये सारा काम हम लोगों ने किया है। हमारे चूँकि ये आपके सामने में भी और हमारे चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए हैं, उसके सामने में भी गोया पार्टी की एक रिपोर्ट के तौर पर आपके माध्यम से हम लोगों ने पेश की है। आप लोगों ने बड़े कम वक्त में बड़ी जिम्मेदारी के साथ अपनी मौजूदगी दर्शाई है। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आप लोगों को कुछ पूछना है तो अख्तर भाई तो पूरा बोल नहीं सर पूरा बोल दिया अख्तर पार्टी को सीमांचल तक ही महदूद क्यों रखा है आपने? सीमांचल के बाहर दरभंगा, मुजफ्फरपुर, बाकी इलाके महरूम बने, वहाँ तक पार्टी का विस्तार, पार्टी की तोसी क्यों नहीं कर रहे? नहीं इंशाल्लाह कोई इलाके बिहार के महरूम नहीं रहेंगे, खुदा ना खास्ता। पूरी ताकत के साथ और पूरी तैयारी के साथ मुख्तलिफ मकामात पर जहाँ जिस जगह का नाम आपने लिया है वहाँ पर भी हमारा संगठन मजबूत किया जा रहा है और इंशाल्लाह पार्टी फैल रही है और मजबूत बनेगी इंशाल्लाह। ओवैसी साहब, ये योगी साहब ने कल अब्बा जान कहकर संबोधित किया। किसे टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? नहीं, हमको क्या लगता है भाई? कह रहे सारी चीजें अब्बा जान कहे जाने वाले लोग तड़प रहे हैं, कब्जा कर रहे हैं। देखिए, उन्होंने अपने भाषण में मंच से झूठ बोला और झूठ बोलने की उनकी एक आदत बन चुकी है। मैं उसको झूठ इसलिए कहता हूँ क्योंकि आप देख लीजिए, आप ही के एक बरादरी है कि जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने ये बताया है कि उन्होंने कहा कि राशन पीडीएस चोरी हो जाता था। हम योगी आदित्यनाथ सरकार से पूछना चाह रहे हैं कि पिछले साल एक 5 साल की सोनिया कुमारी लड़की आगरा में जो शीला की और पप्पू की बेटी थी, 15 दिन राशन नहीं मिला तो उसकी मौत हो गई। तो सोनिया कुमारी का क्या मजहब था? दूसरा ये है कि ये 2020 का वाक़या कह रहे हैं आप, यानी इनके हुकूमत बनने के 4 साल के बाद एक बोजाराम साहब का घर है, वही इसी तरह से बिल्कुल ही कमज़ोर, उनकी फ़ोटो मेरे पास से दिखा सकता हूँ कि उनको खाना नहीं मिला। एक माँ है जो डिसेबल है, उनकी बेटी का नाम बेबी कुमारी है, वो भूखी है, वीडियो है उसका। एक है अलीगढ़ की गुड्डी और उसके 5 बच्चे भूखे हैं 2 महीने से। ये सब कौन है फिर? ये क्यों इतना झूठ बोलते हैं? एक रानी देवी के झोपड़ी में ये बेवा है, उसका 14 साल का पोता जो है रिक्शा चलाता है, दिन में 4 रुपये 5 रुपये कमाता है। फिर वैसे ही नुज़रत बानो है 22 साल की, उनके पास रेशन कार्ड नहीं है। तो ये क्यों इस तरह की बातें करते हैं? और फिर ये बोलना कि वो लफ्ज़ इस्तेमाल की अब्बा जान। क्या ये बात सच नहीं है कि आपने मुसलमानों का ड्रॉप आउट रेट कंट्रोल करने के लिए क्या किया? 60% ड्रॉप आउट रेट है उत्तर प्रदेश मुसलमानों का। 2% ग्रेजुएट होते हैं, 3% 12th पास करते हैं। और प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना में 2017 का, मैं आपका 2017-18 की फिगर दे रहा हूँ, कितने घर दिए मुसलमानों को? आपने 10 दिए। पूरे उत्तर प्रदेश को आए कितने? 6 लाख के ऊपर। MSDP का प्रोग्राम है जिसमें 1600 करोड़ आए उत्तर प्रदेश को माइनॉरिटीज के लिए, जिसमें से आपने सिर्फ 16 करोड़ खर्चा किए। झूठ पे झूठ इनकी। तो ये झूठ है इनका। और फिर जो एनकाउंटर हुए, अगर एक आलाजात का लड़का गलती से एनकाउंटर हो गया लखनऊ में तो पूरे पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया आपने। तो ये इनकी एक आदत बनी हुई है झूठ बोलने की।
और ये समझते हैं कि इस तरह से बोलकर वो अपनी गिरती हुई साख को उठा पाएंगे, मगर उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है उनको, कैसे वो देख नहीं पाए कोविड के सेकेंड वेव में जब गंगा के ऊपर लाशें तीर रही थी, ऑक्सीजन के लिए लोग तड़प तड़प कर मर गए, दवाएं और इंजेक्शन नहीं मिल रहा था, रेमडेसिविर नहीं मिल रहा था, टोसिलमिज़ोब नहीं मिल रहा था, दफनाने के लिए जलाने के लिए लकड़ी नहीं, तो नदी के किनारे लाशों को जलाए तो कुत्ते लोच कर खा रहे, वो भी दुनिया की आंखों ने देखा। तो इस पर इनकी कोई तवज्जो नहीं है। जिस तरह 17 में कब्रस्तान शमशान की बात शुरू हुई थी, अब इस तरह से दोबारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सबका साथ सबके विकास के तो मैंने आपको करते हैं। मैंने इस तरह की बात नहीं। मैंने आपको पूरा डेटा दे दिया, तो उसमें आपके दूसरे सवाल का भी जवाब है। भाजपा के एक सेकंड पश्चिमी और पूर्वी यूपी में डिफरेंशिएट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने सोमवार को एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि पश्चिमी यूपी में ना तो लड़कियां सुरक्षित थी ना ही भैंस और बैल। मैडम एक बात सुनिए, क्या एक सांस में आप लड़की को और भैंस को बोलेंगे? ये महिलाओं से मोहब्बत है आपकी कि एक ही सांस में मुख्यमंत्री बोलेगा कि लड़की और भैंस और बैल? इंसान को इंसान के तौर पर देखो ना आप। ये इनकी मानसिकता है, इनका माइंडसेट है, ये इनका माइंडसेट है।